HTML पेज 3। अच्छा देखें, इसमें मैं बना रहा हूँ एक टेबल के अंदर हमने बनाई एक TR में मैंने लिखा TD और इसमें लिख दिया नेम। फिर मैंने लिखा TD और यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। सही है। फिर इसके नीचे मैं बना रहा हूँ एक और TR, उसमें बना रहा हूँ एक TD, इसमें मैंने लिखा पासवर्ड, और फिर एक और TD यहाँ पर बना रहा हूँ जनाब, इसमें मैंने लिखा इनपुट टाइप पासवर्ड। अच्छा जी, फिर एक और TR हम नीचे बना रहे हैं और उसमें एक TD मैंने बनाई ऐसे एम्प्टी छोड़ दी, और दूसरी TD के अंदर जनाब मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन। चल पेज का आउटपुट चेक करते हैं। ये आउटपुट है। इस आउटपुट से किसी को कोई एतराज तो नहीं है? जो कोड लिखा है वो आउटपुट पे आ रहा है, सही ना। यहाँ पर गए हम, यहाँ पे लिखा हमने स्टाइल, और स्टाइल में जाके हमने लिखा टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट CSS। फिर मैंने लिखा टेबल, तो यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो किस पे अप्लाई होगा? टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। एक टेबल है तो उसी पे जाके अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया जनाब बैकग्राउंड कलर ब्लू, और फॉर कलर जो है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया वाइट। तो टेबल पे ये आप देख रहे हैं कि अप्लाई हो गया जो भी इफेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है ना। अच्छा, टेबल के नीचे मैं बना रहा हूँ एक डिव, और कुछ भी नहीं है, डिव के अंदर खाली है। यहाँ पे मैंने लिखा डिव, तो अब मैं जो यहाँ स्टाइल लिखूंगा किस पे अप्लाई होंगे? डिव के टैग पे अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा जनाब विड्थ जो है वो 100% है, हाइट जो है वो 400 पिक्सल्स है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो है जनाब रेड। तो आप देखेंगे कि डिव पे ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। सही है, ठीक है ना। 60% करेंगे तो 60% हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ आपसे कोई सवाल कर सकता है कि भाई मैंने तो पेज पे टेबल भी बनाई है और मैंने तो पेज पे डिव भी बनाई है, तो टेबल ऊपर क्यों और डिव नीचे क्यों है? क्या चीज? टेबल बना उसके बाद डिव और जिस हिसाब से होगा। सिंपल आंसर है, कोड में पहले टेबल लिखा हुआ है तो पेज पे पहले टेबल नजर आ रहा है। सही है। जब टेबल खत्म होगा तो डिव शुरू होगी, तो टेबल की जो हाइट मैंने डिफाइन करी होगी उसके बाद से डिव शुरू होगी। ऐसे ही है ना। अभी टेबल की मैंने कोई हाइट डिफाइन नहीं करी, तो उसने जितने कंटेंट है उसके अंदर उसके हिसाब से उसने जगह ली है, उसके बाद डिव शुरू हो गया। अच्छा, कोई सवाल ये कर सकता है कि ये टेबल लेफ्ट साइड पे क्यों है, राइट साइड पे क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे भाई डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट होती है। आप कोई पूछ सकता है भाई ये ऊपर क्यों नजर आ रहा है, नीचे क्यों नहीं नजर आ रहा? तो आप कहेंगे भाई डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप होती है। सही है ना। अच्छा, अब ये जो बिहेवियर है ना कि एलिमेंट लेफ्ट टॉप से शुरू होगा, फिर जब वो खत्म होगा तो दूसरा एलिमेंट उसके बाद शुरू होगा, इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, यानी कि जो चीज जहां पर बनाई है वही नजर आएगी ना। इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, और पोजीशनिंग को एब्सोल्यूट से रिलेटिव कर सकते हैं। अब रिलेटिव पोजीशनिंग क्या होती है? रिलेटिव पोजीशनिंग ये होती है कि भाई हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते हैं तो होता ये है कि भाई जब फाइनल नंबर आते हैं तो किसी के 100 में से 8 नंबर होते हैं, किसी के 100 में से 10 नंबर होते हैं, किसी के 100 में से 5 नंबर होते हैं, है ना, किसी के 6 नंबर होते हैं। सारी क्लास ही फेल हो जाती है। उसके बाद सर को बुलाया जाता है, सर को कहा जाता है चले भाई निकले आप जाए यहाँ से, बच्चे भाग जाएंगे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो सर बोलते हैं नहीं नहीं गलती हो गई। सर करते हैं कि पूरी क्लास के 80-80 नंबर बढ़ा देते हैं।
तो अब जिसके 5 नंबर थे उसके 85 हो गए, जिसके 8 नंबर थे उसके 88 हो गए, और जिसके 10 नंबर थे उसके 90 सही है। अब वो जो 90 वाला बच्चा है वो सबसे टॉप फ्लोर पे सीना चौड़ा करके चल रहा होता है कि मेरे जो है ना 90 नंबर आए। क्या ख्याल है? ये इस मार्किंग को पता है क्या कहते हैं? इसको रिलेटिव मार्किंग कहते हैं। रिलेटिव मार्किंग से मुराद ये है कि बस जो सबसे हाईएस्ट नंबर है ना उसको आप ए ग्रेड दे दें और उसके जितने बढ़ाएं सबके उतने ही बढ़ा दें। रिलेटिव मार्किंग कहलाती है, होती है बात जगहों पे, बाद सब्जेक्ट्स में करनी पड़ती है, क्योंकि बाद सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनके बारे में समझना समझाना ना, ये जो कैपेसिटी है या ये जो सलाहियत है वो दुनिया से उठा ली गई है। साल के तौर पे मैथ्स है। अब मैथ्स जो है ना वो किसी की समझ में नहीं आती है, पढ़ाने वाले की भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैथ्स के बारे में जो मालूमात है ना, जो इंटरेस्ट है वो दुनिया से उठा लिया गया। तो अब उसमें रिलेटिव मार्किंग करनी पड़ती है। एग्री करते हैं ना आप मेरी बात से? नहीं करते? तो मैं ये कह रहा था कि रिलेटिव मार्किंग जिस तरह होती है ना, इसी तरह क्या होती है रिलेटिव पोजीशनिंग। रिलेटिव पोजीशनिंग क्या चीज है? टेबल आपको यहां नजर आ रहा है, सही है। देखिए अब मैं जा रहा हूं यहां पर, ये टेबल है, मैंने यहां पे लिखा पोजीशन रिलेटिव। तो पोजीशन इसकी अब क्या हो गई? रिलेटिव हो गई। अच्छा अब रिलेटिव तो हो गई, लेकिन कितनी? तो देखें मैं यहां पे लिख रहा हूं लेफ्ट 100 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट से 100 पिक्सल हट जाएगा, सही है। अगर मैं यहां 500 कर दूं तो ये 500 हट जाएगा। कहां से? लेफ्ट से। अच्छा अगर मैं यहां पे लिख दूं टॉप 400 पिक्सल्स, तो आप देखेंगे कि ये टॉप से 400 पिक्सल नीचे आ गया। अब इसमें जो समझने वाली चीज ये है वो ये है कि टेबल अपनी जगह से मूव हुआ, कितना मूव हुआ? 500 लेफ्ट से मूव हुआ और 400 टॉप से। टॉप जितना आप बढ़ाएंगे नीचे आएगा, और लेफ्ट जितना बढ़ाएंगे ना ये राइट पे जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कोई आपसे सवाल पूछेगा कि भाई टेबल तो अपनी जगह से हट गया है, ये डिव ऊपर क्यों नहीं जा रही है? नहीं अब तो ऊपर जगह खाली हो गई ना, तो डिव को ऊपर चले जाना चाहिए ना। हाँ भाई नहीं जाना चाहिए, डिव के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो डिव के ऊपर जाना चाहिए ना। देखें बात यह है कि पहले टेबल बना, फिर डिव बनी, फिर टेबल मूव हुआ, तो टेबल अभी भी डिव के ऊपर है। रिलेटिव पोजीशनिंग जो है वो उसका मतलब ये नहीं है कि जिसके 90 नंबर आए थे उसके वाकई उसकी काबिलियत 90 नंबर की है, औकात उसकी वही 10 नंबर की है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? हंस रहे हो यार तुम लोग, बुरा लग गया यार इसे है? नहीं बॉर्डर का मसला नहीं है। देखें आपको करना ही पड़ेगा कि आपको पोजीशन जो है वो रिलेटिव करनी पड़ेगी डिव की भी। जब आप डिव की पोजीशन रिलेटिव करेंगे और सेम वैल्यू देंगे तो वो नीचे आ जाएगी। अब यहाँ एक और मसला खड़ा हो जाएगा और एक सवाल होना चाहिए, वो आप तो करेंगे नहीं, मैं ही करता हूँ, मैं ही जवाब दे दूंगा। और वो सवाल ही पैदा होता है कि टेबल को भी हमने 500 मूव किया और डिव को भी किया, तो इनको तो सेम जगह पे आना चाहिए था। हाँ वो 0-0 से चला है, लेकिन डिव 0-0 से थोड़ी चल रही है। जिसके 10 नंबर थे उसके 90 हुए हैं, जिसके 5 थे उसके 90 थोड़ी होंगे।
उसके तो 85 होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? जी सर। ठीक है, हाँ भाई। लेकिन यहाँ है जो ना अक्सर एक प्रॉब्लम आ जाती है जब हम पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, तो एक प्रॉब्लम सामने आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जरूरत हो रही है कि कोई लेफ्ट को 500 ही करे। हो सकता है कोई लेफ्ट जो है वो सिर्फ 200 कर दे और टॉप भी 200 कर दे, तो क्या होगा फिर ये हो जाएगा। ओवरलैप हो जाएंगे कंट्रोल, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं ना। सही है, अब क्या करें? आप कोई सवाल ये पूछ सकता है कि भाई टेबल पीछे क्यों है, डिफ पीछे क्यों नहीं है, बताएं। भाई देखें, टेबल बना, डिफ बनी, फिर टेबल मूव हुआ, फिर डिफ मूव हुई। सही है, सीक्वेंस को देखिए। लेकिन आप इस बिहेवियर को अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब आपस में चीजें ओवरलैप कर रही हो तो उसके लिए फिर आप एक CSS का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसका नाम होता है Z इंडेक्स। ये उसी वक्त यूज होता है जब इस किस्म की सिचुएशन हो। देखें, Z इंडेक्स मैंने यहाँ 10 दे दिया, किसका? और डिफ का दे दिया मैंने 11, तो Z इंडेक्स बड़ा किसका है? डिफ का बड़ा है, तो डिफ ऊपर है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कर दिया 12, तो अब Z इंडेक्स बड़ा किसका है? टेबल का, तो टेबल ऊपर। सही है। नॉर्मली जो कंट्रोल है ना उनकी 1-2 होती है, तो करके एक दफा चेक कर लीजिएगा कि फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। नॉर्मल जो कंट्रोल होते हैं ना उनका Z इंडेक्स 1-2 इस तरह कुछ होता है, तो उससे बड़ी वैल्यू दे दें तो बेहतर है। सही है। फिर ये कि अक्सर जो है ना वो हम कुछ लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और दूसरी चीजें यूज कर रहे होते हैं, उनका भी Z इंडेक्स होता है जो पॉपअप और दूसरी चीजें आ रही होती हैं, तो इस वजह से बड़ी वैल्यू दे देते हैं। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? Z इंडेक्स क्या है ये आप यूज करेंगे जब पोजीशन रिलेटिव होगी, उस वक्त फिर आप कंट्रोल को आगे पीछे करने के लिए यूज कर सकते हैं पोजीशन रिलेटिव को। सही है, जाए आप लोग चाय पी के आए, मेरे पेट में दर्द करवाएंगे आप लोग।